हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हर्षद शांतिलाल मेहता की कहानी भी एक बहुत ही साधारण परिवार से शुरू हुई। उनका जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ, लेकिन उनके सपने मुंबई की ऊंची इमारतों की तरह थे। बचपन और जवानी के दिन संघर्ष में बीते। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की, कभी हौजरी बेची तो कभी सीमेंट का काम किया। सेल्समैन बनकर घर घर घूमना उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, एक भूख थी, कुछ बद्धा करने की, अपनी पहचान बनाने की। वो जानते थे कि ये मामूली काम उनकी मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनकी नजर शेयर बाजार पर पड़ी। दलाल स्ट्रीट की गहमागहमी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहां कम समय में पैसा कई गुना हो सकता है। यहीं से उनके सपनों को पंख लगने शुरू हुए। उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर काम करना शुरू किया। वो बाजार की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखते थे। कौन सा शेयर चढ़ रहा है, कौन सा गिर रहा है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, ये सब जानना उनका जुनून बन गया था। उन्होंने बहुत जल्द ही बाजार के दांव पेंच सीख लिए। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि दिमागी खेल की जरूरत है। देखते ही देखते हर्षद मेहता ने अपनी खुद की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की। ये नाम ही उनकी सोच को दिखाता था, हमेशा आगे बढ़ो और कमाओ। वो अब सिर्फ एक जॉबर नहीं थे, बल्कि एक खिलाड़ी बन चुके थे। लोग उनकी टिप्स पर पैसा लगाने लगे थे। वो जिस शेयर को छू लेते वो सोना बन जाता। उनकी सफलता की कहानियां अखबारों और मैगजीन में छपने लगी। एक मामूली सेल्समैन अब शेयर बाजार का बिग बुल बन चुका था। लोग उन्हें मसीहा मानने लगे थे, जो उनकी दौलत को रातों रात दोगुना कर सकता था। उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी। महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, वो सब कुछ उनके पास था जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पहलू था। पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था, एक ऐसा खेल जो जोखिम और धोखे से भरा था। हर्ष मेहता की सफलता सिर्फ उनकी समझदारी का नतीजा नहीं थी, इसमें सिस्टम की उन कमजोरियों का भी हाथ था जिन्हें उन्होंने बद्दी चालाकी से पकड़ लिया था। वो जानते थे कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। ये पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में ढूंढ निकाला। यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जो आगे चलकर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला बनी। सावधान रहें, सतर्क रहें। 90 का दशक शुरू हो चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दौर में कदम रख रही थी, और इस दौर का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे हर्षद मेहता। उनका नाम ही काफी था। जब वो किसी कंपनी के शेयर खरीदते तो आम निवेशक भी आंख बंद करके उस कंपनी में पैसा लगा देते। उन्हें लगता था कि जहां हर्षद है वहां मुनाफा पक्का है। इसे ही हर्षद मेहता इफेक्ट कहा जाने लगा। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां बाजार के नियम कायदे पीछे छूट गए थे और बस एक ही चीज मायने रखती थी, पैसा। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता था, और हर्षद मेहता उन्हें वो रास्ता दिखा रहे थे। उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी यानी एसीसी के शेयर की कहानी। ये एक पुरानी और स्थिर कंपनी थी जिसके शेयर की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती थी। हर्षद ने एसीसी में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। उन्होंने बड़ी मात्रा में इसके शेयर खरीदने शुरू कर दिए। जब बाजार में ये खबर फैली तो हाहाकार मच गया। छोटे बड़े सभी निवेशक एसीसी के शेयर खरीदने के लिए टूट पड़े। नतीजा, जो शेयर कुछ समय पहले तक सिर्फ 200 रुपए का था, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। देखते ही देखते ये 500, फिर 1000 और आखिर में 9000 रुपए तक पहुंच गई। ये अविश्वसनीय था। लोगों को लगा कि हर्षद मेहता कोई जादूगर हैं। उन्हें कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ ऐसा पता है जो किसी और को नहीं मालूम। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचा समझा खेल था। हर्षद मेहता ने बाजार में एक कृत्रिम मांग पैदा की थी। उन्होंने खुद और अपने साथियों के जरिए लगातार शेयर खरीदकर उसकी कीमत को बढ़ाया। जब कीमत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो उन्होंने धीरे धीरे अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। जिन लोगों ने 9000 रुपए में शेयर खरीदे थे वो बुरी तरह फंस गए। बिग बुल अपना मुनाफा कमाकर निकल चुका था और आम निवेशक अपने पैसे खो चुके थे। यह उनकी कार्यशैली का एक छोटा सा उदाहरण था।
वो बाजार में एक ऐसी लहर पैदा करते थे जिस पर वो खुद तो सवार हो जाते थे, लेकिन बाकी लोग उसमें डूब जाते थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर आपके पास पैसा और जानकारी है तो आप बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। उनकी सफलता ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। उनकी तस्वीरें इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पर छपीं। उन्हें दलाल स्ट्रीट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। सवाल ये था कि हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आ कहां से रहा था। आखिर वो कौन सा कुआं था जहां से वो रोज करोड़ों रुपए निकाल रहे थे। इसका जवाब छिपा था बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी में। उस समय बैंकों को अपनी नकदी बनाए रखने के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश करना पड़ता था। जब किसी बैंक को समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती तो वो दूसरे बैंक से उधार लेता था और बदले में अपने बॉन्ड गिरवी रखता था। यह पूरा लेन देन कुछ ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए होता था। हर्षद मेहता भी ऐसे ही एक ब्रोकर थे। उन्होंने इसी सिस्टम में अपनी जगह बना ली थी। उन्होंने इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा झोल ढूंढ निकाला। असल में जब एक बैंक दूसरे बैंक को बॉन्ड देता था तो वो असल बॉन्ड नहीं होते थे, वो एक रसीद होती थी जिसे बैंक रसीद या BR कहा जाता था। ये रसीद इस बात का सबूत होती थी कि बॉन्ड गिरवी रखे गए हैं। हर्षद ने इसी बैंक रसीद का फायदा उठाया। उन्होंने कुछ छोटे और सहकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बैंक रसीदें बनवानी शुरू कर दी। ये रसीदें उन बॉन्ड्स के नाम पर होती थी जो असल में अस्तित्व में ही नहीं रखते थे, यानी वो सिर्फ कागज के टुकड़े थे जिनकी कोई कीमत नहीं थी। अब खेल समझिए। हर्षद मेहता एक बैंक के पास जाते और उसे ये फर्जी बैंक रसीद देकर कहते कि वो दूसरे बैंक से उसके लिए उधार ले रहे हैं। उस फर्जी रसीद के बदले में बैंक हर्षद को करोड़ों रुपए का चेक दे देता। यह पैसा कायदे से दूसरे बैंक के पास जाना चाहिए था, लेकिन हर्षद उसे सीधे अपने पर्सनल अकाउंट में जमा कर लेते थे। इस पैसे को वो शेयर बाजार में लगाते थे, शेयरों की कीमतें बढ़ाते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। जब उधार चुकाने का समय आता तो वो बाजार से कमाए हुए मुनाफे से बैंक का पैसा लौटा देते थे। बैंक को उसका पैसा ब्याज सहित मिल जाता था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। हर्षद एक बैंक से पैसा उठाते, उसे बाजार में लगाते और दूसरे बैंक का उधार चुका देते। यह एक दुष्चक्र था जो पूरी तरह से शेयर बाजार की तेजी पर निर्भर था। जब तक बाजार चरच रहा था तब तक हर्षद का खेल चल रहा था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को अपना पर्सनल ATM बना लिया था। अनुमान है कि उन्होंने इस तरीके से लगभग 4000 करोड़ रुपए का घपला किया था। यह उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्हें लगता था कि वो हमेशा जीतते रहेंगे और उनका ये राज कभी नहीं खुलेगा। लेकिन हर अपराध एक दिन सामने जरूर आता है। हर बुलबुले की तरह हर्षद मेहता का बनाया हुआ बुलबुला भी एक दिन फूटना ही था और इसकी शुरुआत हुई एक पत्रकार की कलम से। सुचेता दलाल, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती थीं, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में हो रही इस अजीबोगरीब हेराफेरी को भांप लिया था। उन्होंने अपनी जांच शुरू की और धीरे धीरे इस पूरे घोटाले की परतें खुलने लगीं। 23 अप्रैल 1992 को उन्होंने एक लेख छापा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक बद्दा ब्रोकर हर्षद मेहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में शामिल है। इस एक खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। जैसे ही घोटाला उजागर हुआ, शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिन शेयरों की कीमतें आसमान पर थीं, वो जमीन पर आ गिरीं। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। जिन लोगों ने हर्षद को भगवान माना था, वो अब उसे शैतान कह रहे थे। सरकार और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। CBI ने मामले की जांच शुरू की और एक के बाद एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। हर्षद मेहता का पूरा साम्राज्य, जो धोखे की नींव पर खड़ा था, बिखरने लगा। उनके आलीशान दफ्तरों और घरों पर छापे पद्दे जांचने लगे। जो बिग बुल कल तक बाजार का बादशाह था, आज वो कानून का मुजरिम बन चुका था। जल्द ही हर्षद मेहता और उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार समेत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। उनके ऊपर 70 से ज्यादा मुकदमे चले। कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। हर्षद ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी रिश्वत दी थी।
लेकिन वो अपने किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाए। उनका ज्यादातर समय जेल और कोर्ट के चक्कर काटने में ही बीता। एक समय पर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला चेहरा अब अखबारों के अंदरूनी पन्नों पर सिमट कर रह गया था। 31 दिसंबर 2001 की रात ठाणे जेल में बंद हर्षद मेहता ने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल का दौरा पड्डी DDHने से 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इस तरह बिग बुल की कहानी का अंत हो गया। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। आसान पैसा और शॉर्टकट का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर आप कुछ समय के लिए तो जीत सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और कानून की होती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें